Hello students, welcome back. Today's third video lecture of this chapter, that is life processes. So if you have gone through the last video wherein we studied about activity 6.1, उस activity को अगर आपने नहीं पढ़ा है, I would request you कि आप उसको पहले पढ़ें and then you watch this video lecture, right? So activity 6.1 was about to demonstrate that क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सो उस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट एक्टिविटी इज दैट व्हाई इज़ द प्लांट केप्ट इन द डार्क रूम फॉर 3 days, राइट. तो उसमें हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है दैट इन ऑर्डर टू डी स्टार्च द प्लांट, जिससे कि उसमें जितना भी स्टार्च रिजर्व है वो फिनिश हो जाए, इसके लिए हम उसको डार्क रूम में रखते हैं. So here this is the answer of this question. The next question is, what is the role of alcohol in this experiment? This also we have already discussed there, that in order to bleach the leaf का meaning क्या है कि हमें लीफ में से क्लोरोफिल निकालना है. So उसके लिए हम अल्कोहल में उसको बॉयल करते हैं, right? Third question is that why is it important to bleach the leaf? राइट. तो पहले के दो क्वेश्चंस के आंसर्स आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्लाइड, बट इस क्वेश्चन का आंसर ये है. आप देखिए, आपको ये पता है कि हम इसमें स्टार्च टेस्ट करते हैं. स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव कब आता है? व्हेन द ब्लू ब्लैक कलर इज शोन. सो अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है और ऑलरेडी ही लीफ ग्रीन कलर की है, सो ग्रीन के ऊपर अगर ब्लू ब्लैक कलर आएगा, सो दैट विल नॉट बी वेरी विजिबल टू यू and you will not be able to distinguish that the blue black color has come. तो अगर आप बहुत क्लियरली देखना चाहते हैं कि ब्लू ब्लैक कलर आया है या नहीं, तो उसके लिए आपको पहले लीफ को कलरलेस बनाना होगा. सो why is it important to bleach the leaf? Here is the answer. Bleaching the leaf refers to removing chlorophyll from it. It is necessary to remove green color from the leaf so that it does not interfere with the starch test. तो अगर वो इंटरफेयर नहीं करेगा स्टार्च टेस्ट से, तो यू विल बी वेरी इजीली एबल टू सी कि उसमें ब्लू ब्लैक कलर आया है या नहीं आया है, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीके से यहाँ पे लिखा गया है. सो द क्वेश्चन इज, व्हाई इज द बीकर कंटेनिंग अल्कोहल नॉट केप्ट डायरेक्टली ओवर फ्लेम, या फिर Why is the alcohol containing beaker placed in water bath? ठीक है, तो आप दोनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम है. तो ये किसी भी लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन आता है, सो द आंसर इज दैट यू मस्ट बी नोइंग दैट अल्कोहल इज़ अ वेरी फ्लेमेबल. उसको आप फ्लेमेबल बोलें चाहे इनफ्लेमेबल बोलें, बोथ मीन द सेम. सो अल्कोहल इज़ अ वेरी फ्लेमेबल लिक्विड, एंड अगर उसका अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो बॉयल होना अगर स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है उसकी वजह से, दैट इट मे कैच फायर एंड कुछ भी कॉजैलिटी हो सकती है हूएवर इज हैंडलिंग द अल्कोहल. सो ये एक्टिविटी में हमने जो अल्कोहल को रखा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि हमने उसको इनडायरेक्ट हीटिंग दी थी विद द वाटर बाथ, राइट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अल्कोहल इज हाईली इनफ्लेमेबल इन नेचर. इफ प्लेस्ड डायरेक्टली ओवर फ्लेम इट विल कैच फायर. हेंस इट इज इनडायरेक्टली हीटेड बाय प्लेसिंग इन वाटर बाथ. तो उसको हम क्या करते हैं, उसको वाटर बाथ में रखते हैं एंड देन उसको हम इनडायरेक्टली हीट करते हैं, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व इन द कलर ऑफ लीफ एंड दैट ऑफ द अल्कोहल व्हेन लीफ इज बॉइल्ड इन द लेटर. दैट मीन्स इसमें एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी हैं कि अगर हम जब लीफ में उसको बॉयल करते हैं तो लीफ का कलर क्या हो जाता है एंड अल्कोहल का कलर क्या हो जाता है. सो द आंसर इज वेरी सिंपल. हमने इसमें ब्लीचिंग की है इस वाले स्टेप में. सो लीफ की जब हम ब्लीचिंग कर देते हैं तो लीफ टर्न्स कलरलेस, या फिर हम उसको पेल भी बोलते हैं. एंड अल्कोहल जो कलरलेस होता है, जैसे ही उसमें क्लोरोफिल आएगा इट विल टर्न ग्रीन बिकॉज क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, लीफ बिकम्स पेल और कलरलेस एंड अल्कोहल टर्न्स ग्रीन, राइट. The next question is, why is it important to place the bleached leaf in water? इसका भी आंसर we have already seen. उस एक्टिविटी जब हमने पढ़ी थी वाली एक्टिविटी, उसमें इसका आंसर आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो द आंसर इज, placing the leaf in alcohol makes it hard and brittle that is susceptible to be broken. इस लाइन का मतलब क्या है कि जब भी हम अल्कोहल में
रखते हैं लीफ को तो वो बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल हो जाती है. सो व्हेन यू हैंडल इट, तो हैंडलिंग के टाइम पे हो सकता है दैट वो क्रश हो जाए एंड आप स्टार्च करना चाह रहे हैं बट ऑलरेडी लीफ क्रश हो चुकी है. सो दैट इज़ नॉट गुड. तो इसलिए हमें क्या करना होता है, वी फर्स्ट मेक इट सॉफ्ट और फ्लैक्सिड. तो प्लेसिंग द लीफ इन वाटर मेक्स इट फ्लैक्सिड और सॉफ्ट. ठीक है, तो सॉफ्ट बनाएंगे पहले हम लीफ को एंड देन वी विल परफॉर्म स्टार्च टेस्ट. So this is everything about this activity. Moving on to the next activity, that is activity 6.2. The aim of this activity is to demonstrate that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Now you already know that for photosynthesis plant requires 4 things. The two raw materials that are required by the plants are carbon dioxide and water, while the conditions necessary for photosynthesis are sunlight and chlorophyll. That means कि 4 चीज़ें चाहिए प्लांट को, CO2, H2O, sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is necessary, ये हम इससे पिछली वाली एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं. In this activity we will see that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. Fine. So procedure इसके बारे में पढ़ लेते हैं. इस एक्टिविटी में प्रोसीजर क्या है. प्रोसीजर है, वी विल टेक 2 सेम साइज्ड हेल्दी पॉटेड प्लांट्स. ठीक है, एक ही वैरायटी के आप 2 पॉटेड प्लांट्स लेंगे जो कि ऑलमोस्ट सेम साइज़ के होने चाहिए एंड हेल्दी होने चाहिए. ठीक है, एंड देन मार्क देम एज A एंड B. इन दोनों प्लांट्स को यू विल कीप इन अ डार्क रूम फॉर 3 days. यू ऑलरेडी नो कि हम उसको डार्क रूम में क्यों रखते हैं, टू डी स्टार्च द प्लांट. इसकी नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज वी विल प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट. ये कब है, आफ्टर 3 days जब हम उसको डार्क रूम में रख चुके हैं प्लांट को, उसके बाद जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो दोनों पॉटेड प्लांट्स को हम सेपरेट ग्लास प्लेट्स में रखेंगे. राइट, ग्लास प्लेट में रखने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद प्लांट ए. जो प्लांट ए है हम उसके एडजेसेंट एक वॉच ग्लास रखेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, अभी इसमें डायग्राम आएगा, उससे आपको ये सारे स्टेप्स और क्लियर होंगे. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज दैट कि जब हमने उसको ग्लास प्लेट में रख दिया पॉटेड प्लांट्स को, हमने उसमें वॉच ग्लास रख दी विच कंटेन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन वी विल कवर बोथ द प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स. ठीक है, सो आई नो कि आपको ये तीनों स्टेप्स समझ में नहीं आए हैं. सो फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली एंड देन फिर से आप ये तीनों के तीनों स्टेप्स पढ़िए. सो इस इमेज को देखिए, इसमें क्या किया है, हमने दोनों प्लांट को ग्लास प्लेट में रखा है. देन प्लांट ए के साथ हमने रखा है वॉश ग्लास जिसमें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका बता दिया मैंने आपको रोल क्या है. एंड देन हमने उसको ऐसे बेल जार इसको हम बोलते हैं, इससे हमने उसे कवर कर दिया. ट्रांसपेरेंट होता है दिखने में. सॉरी. सो बेल जार जो है, जब हमने इसको कवर कर दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी विल यूज़ वैसलीन टू सील द जार्स विद प्लेट्स. ठीक है, जैसे जो हमने नीचे प्लेट रखी थी एंड ऊपर से बेल जार रखा था, उनके बीच में एयर गैप नहीं होना चाहिए. इफ़ देयर इज एनी गैप इन बिटवीन द जार एंड द प्लेट तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आ सकती है. ठीक है, सो हमें इस सेटअप को एयर टाइट बनाना है. देन इन दोनों प्लांट्स को हम सनलाइट में रखेंगे फॉर अबाउट 2 hours. ओके, सो कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours. एंड हम क्यों रख रहे हैं उसको सनलाइट में, बिकॉज वी वॉन्ट देम टू फोटोसिंथेसाइज. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस वो दोनों में हम होने देंगे. एंड देन आफ्टर 2 hours we'll pluck a leaf from each plant and then we'll repeat the steps written under activity 6.1. So जब हमने लीफ को प्लग किया, उस एक्टिविटी को अगर आप देखें, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, सो जब हमने प्लग किया था लीफ को उसके बाद हम उसको ट्रेस करते हैं. बट इन दिस एक्टिविटी वी विल नॉट बी ट्रेसिंग द लीफ, बिकॉज हमने ट्रेस क्यों किया था, वी वॉन्ट टू नोट डाउन कि कहाँ पे ग्रीन कलर है, कहाँ पे नॉन ग्रीन कलर है. बट इसमें तो पूरी लीफ जो है वो ग्रीन कलर की है. सो वी डू नॉट नीड दैट स्टेप, क्योंकि हमें नहीं देखना है कि ग्रीन कहाँ पे, येलो कहाँ पे. हमने इसमें वेरीगेटेड लीफ नहीं ली है, हम नॉर्मल प्लांट लिया है जिसमें कि पूरी जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. तो
आफ्टर प्लकिंग द लीफ, हम ये वाला स्टेप नहीं करेंगे ट्रेसिंग वाला, अदरवाइज उसके बाद के जितने भी स्टेप्स हैं वो कॉमन है दोनों में. व्हाट आर द स्टेप्स? वी विल प्लक द लीफ, देन हम उसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे, देन हम उसे अल्कोहल में डालेंगे, उस अल्कोहल वाले बीकर को हम फिर वाटर बाथ में डालेंगे. वाटर बाथ में डालने के बाद जब उसको हमने अल्कोहल में डाल के वाटर बाथ में डाला, उसके बाद लीफ को बाहर निकाल के एंड देन इस ब्लीच लीफ को हम फिर वाटर में डालते हैं, एंड वाटर में डाल के हम फिर स्टार्च टेस्ट करते हैं. सो विल परफॉर्म द स्टार्च टेस्ट. फाइन. सो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है उसको अभी हम देखते हैं, बट अभी तक आपने इतना लॉजिक अप्लाई कर लिया होगा कि ये जो इमेज है इसमें हमने KOH रखा है प्लांट A के साथ. दैट मीन्स कि हम प्लांट A को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देना चाह रहे हैं. सो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास अवेलेबल था, जो कि कहाँ पे था, अंदर सेटअप के अंदर बेल जार के अंदर जितने भी एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहा होगा, तो वो अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो सारा का सारा KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया. इसको हमने एयर टाइट कर दिया, मतलब कहीं से भी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकती है. दैट मीन्स प्लांट A को हमने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं कराई, और जो अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, KOH ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया. दैट मीन्स कि हमने प्लांट A को थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी. अदरवाइज जो 4 चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए उसमें से CO2 नहीं है, बट द प्लांट इज हैविंग वाटर, सनलाइट उसको मिल रही है, एंड क्लोरोफिल तो है ही उसके पास. दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो 4 चीज़ें चाहिए उनमें से 3 चीज़ें हैं प्लांट के पास, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. फाइन. सो नाउ कमिंग ऑन टू द ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इसकी ये है कि प्लांट A को क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला है, देन दे विल बी नो ब्लू ब्लैक कलर. जबकि प्लांट B को कार्बन डाइऑक्साइड मिला है, देन द ब्लू ब्लैक कलर विल बी शोन. राइट. सो the conclusion is quite clear that potassium hydroxide placed with plant A absorbs carbon dioxide, which is no longer available for photosynthesis. Hence glucose is not formed and starch is not stored as reserved food in plant A, while plant B can photosynthesize and reserve starch. So क्योंकि B ने photosynthesis कर लिया because all the 4 things were available to plant B, तो photosynthesis हुआ and starch reserve हुआ. प्लांट A के पास आउट ऑफ 4 थिंग्स रिक्वायर्ड केवल उसके पास 3 चीज़ें थीं एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था. दैट इज़ वाई इट वाज नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज. फाइन. नाउ इफ यू स्टडी NCERT वेरी केयरफुली, जस्ट आफ्टर दिस एक्टिविटी देयर इज वन क्वेश्चन लेफ्ट फॉर यू. दैट NCERT में क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन इन द सेंस मतलब टेक्स्ट के विद इन द टेक्स्ट वो लिखा है क्वेश्चन, दैट आफ्टर परफॉर्मिंग दीज 2 activities you will be able to design one more activity जिसमें आप बता सकते हैं that sunlight is necessary for photosynthesis. right. so sunlight is necessary for photosynthesis आपके कोर्स में हुआ करता था 4 साल पहले तक, but now that is no longer a part of your syllabus, so we will not study about that activity. ये activity पहले भी नहीं थी NCERT में, but उसको पढ़ाया जाता था, लेकिन अब क्योंकि ये सिलेबस से omit हो चुका है, so we will not be studying the importance of sunlight for photosynthesis. ठीक है. Now coming on to the next thing, that is raw materials required by autotrophs. Now when we read this sentence, we think कि autotrophs को केवल CO2, H2O, sunlight and chlorophyll चाहिए होता होगा, but ऐसा नहीं है. In order to maintain their body, in order to perform various functions, उनको वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, रॉ मटेरियल्स. सो द प्लांट्स रिक्वायर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी. एंड ये रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं? द फर्स्ट रॉ मटेरियल इज वाटर, दैट द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स. एंड व्हेन वी से रूट्स तो हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात कर रहे हैं. राइट. तो आपने थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा जो 9th क्लास में पढ़ा था, यू ऑलरेडी नो कि उनके पास रूट्स नहीं होती हैं. दे आर जैसे थैलोफाइटा जो है वो तो प्योरली एक्वेटिक होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा मॉइस्ट प्लेसेस में पाए जाते हैं, बट दोनों के पास ही रूट्स नहीं होते हैं. सो व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म रूट्स, दैट मीन्स कि हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, यू ऑलरेडी नो कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होता है एंड इट एंटर्स द प्लांट थ्रू स्टोमेटा. सो दीज आर द 2 raw materials that are required for photosynthesis. But apart from photosynthesis, plants also require nitrogen, phosphorus, potassium,
आयरन, मैग्नीशियम, एंड ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में। सो ये जितने भी हमने अभी सी वाले पार्ट में देखे हैं रॉ मटेरियल्स, उनमें इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है प्लांट्स को, वो हम पढ़ने जा रहे हैं स्लाइड में। सो नाइट्रोजन, you already know nitrogen exists in the form of a diatomic gas, right? So गैस होती है, एक मॉलिक्यूल होता है N2। तो ये गैसियस फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्लांट को नहीं चाहिए होता। तो क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू फर्स्ट दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो नाइट्रोजन कहाँ पे था? एयर में। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आ गए सॉइल में। नाउ व्हेन दे आर फिक्स्ड, when this nitrogen is fixed, nitrogen fixation हम इसको बोलते हैं। so when nitrogen is fixed and is converted into nitrates and nitrites, then soil में से plants इनको absorb करते हैं, and absorb करने के बाद क्या करेंगे plants इनको they use for synthesizing proteins। तो जो plants में जितना भी प्रोटीन कंटेंट होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, दैट इज नाइट्रोजन। फाइन। Next is phosphorus, that is required for general growth and development of the plant. Potassium जो है वो ions की फॉर्म में होता है and it regulates opening and closing of stomata. So for this thing, for opening and closing of stomata, potassium is required. Iron is necessary for synthesis of chlorophyll, while this magnesium is a component of chlorophyll. When we say component chlorophyll, मतलब chlorophyll का जो structure है उसमें you will see that magnesium is the central atom there. So chlorophyll जो है उसमें magnesium is a very important component. So होता क्या है कि अगर मान लीजिए there is deficiency of magnesium in the soil, अगर soil में magnesium नहीं है तो ये magnesium plant के पास available नहीं होगा, and if the magnesium is not available to plants, chlorophyll सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। सो इनडायरेक्टली वी कैन से कि जो मैग्नीशियम है ये इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है, बिकॉज इट इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, एंड जब तक क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, राइट। बट कभी भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, यू विल राइट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Now there are two questions related to autotrophic nutrition in your NCERT exercises. So the first question is very simple question. The autotrophic mode of nutrition requires, you can read these options and you can very easily answer कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, D, all of the above, right? Next question is, please read this question very carefully. ये क्वेश्चन में लिखा है what are the necessary conditions for autotrophic nutrition, and दूसरा इसका पार्ट लिखा है and what are its byproducts. फाइन। तो हम एंड से पहले वाला क्वेश्चन अगर पढ़ें, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन मैनी ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड कि नेसेसरी कंडीशंस में दे राइट ऑल द फोर थिंग्स। ऑल द फोर थिंग्स मतलब CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, बट ऐसा नहीं है। CO2 एंड H2O आर द रॉ मटेरियल्स। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर न्यूट्रिशन, कंडीशन मतलब रिएक्शन कंडीशन से, ये इनका मतलब है कंडीशन से रिएक्शन कंडीशन। तो आपने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में पढ़ा होगा रिएक्शन कंडीशन क्या होती हैं, जो एरो के ऊपर हम लिखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में हम क्या लिखते हैं, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर द रिएक्शन कंडीशंस, राइट। तो व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस आर सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एंड इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट के अलावा जितने भी होते हैं प्रोडक्ट्स, ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड एज द बाय प्रोडक्ट्स। सो बाय प्रोडक्ट्स इसमें क्या होंगे, इफ़ यू नो द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन आपको पता है उसमें कि प्रोडक्ट्स 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर एंड ऑक्सीजन। सो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो ग्लूकोज है दैट इज द मेन प्रोडक्ट, उसके अलावा बाकी 2 बचे ऑक्सीजन एंड वाटर, दे आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। So this is the answer of this question. So with this we have finished autotrophic nutrition. Now if you remember heterotrophic nutrition में हमने पढ़ा था, इसके further 3 types हैं, saprophytic, parasitic, holozoic nutrition. So heterotrophic nutrition की definition I have not included here intentionally.
सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन इंटेंशनली यहाँ पे इसलिए नहीं डाली गई है बिकॉज दैट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. सो इफ़ यू वांट टू राइट द डेफिनेशन, इट इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म obtains its food from another organism. Fine. So heterotrophic nutrition जो परफॉर्म करता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स. सो ऑटोट्रॉफ्स वो जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे, हेटरोट्रॉफ्स वो जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे. सो इसके जो फर्दर 3 टाइप्स हैं वो हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन. In this video lecture we will cover just saprophytic nutrition and parasitic nutrition. Next video lecture is related to the holozoic nutrition, right? So heterotrophic nutrition में सबसे पहले हम पढ़ेंगे about saprophytic. So let's study about saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition में अगर हम saprophytic term को split करें, that comes as saprose मतलब rotten and phytic मतलब होता है plants. ठीक है, तो saprose का मतलब होता है rotten. This saprophytic nutrition is also called as saprotrophic nutrition. So sometimes saprophytic देखेंगे आप word, कभी कभी आप saprotrophic nutrition देखेंगे. The definition of this term is that it is a mode of heterotrophic nutrition in which the organism feeds on dead and decaying organic matter. Right? Examples देखें अगर हम तो जो fungi होते हैं like bread molds, yeast and mushrooms, all these are the different examples of saprophytes या फिर saprotrophs. एंड ये जो तीनों एग्जाम्पल्स यहाँ लिए हैं, ये नीचे जो इमेजेस बनी हैं, फर्स्ट इमेज इज़ दैट ऑफ अ ब्रेड मोल्ड. ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक कलर का है वो ब्रेड मोल्ड है, बट इसको अगर आप माइक्रोस्कोप से के थ्रू देखें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड मोल्ड, इट लुक समथिंग लाइक दिस. ये जो ग्रीन कलर का प्लेट के ऊपर दिखा रहे हैं आपको, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ब्रेड मोल्ड. सेकेंड आफ्टर दिस सेकेंड इमेज जो है ओवल शेप की, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ यीस्ट. यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये यीस्ट का स्ट्रक्चर है. एंड द थर्ड वन, ये तो आप सबको पता है, दिस इज अ मशरूम. तो ये सारे के सारे फंजाई होते हैं विच आर द सैप्रोफाइट्स एंड दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. राइट नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट यू विल सी इन दिस स्लाइड इज दैट कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन या फिर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनका. फॉर एग्जांपल होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ह्यूमंस आते हैं. हम ह्यूमंस जो हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं. एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे आप लोग खुद ही देखिए, हम पहले फूड इंजेस्ट करते हैं. इंजेस्ट मतलब हम फर्स्ट वी इनटेक फूड इनटेक होता है पहले एंड देन डाइजेशन होता है. तो डाइजेशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. डाइजेशन क्या होता है? व्हेन द कॉम्प्लेक्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उसको हम डाइजेशन कहते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम पहले फूड इनटेक करते हैं एंड उसके बाद डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है. बट इन केस ऑफ सैप्रोट्रॉफ्स या सैप्रोफाइट्स, इनमें डाइजेशन बाहर होता है, बॉडी के बाहर. फर्स्ट दे विल डाइजेस्ट द फूड and they will then absorb it. So this is a very important note here that these organisms break down the food material outside the body and then absorb it, which means that the digestion takes place outside the body with help of digestive enzymes, after which the digested food is absorbed. Right? So ये बहुत important difference है saprophytic and holozoic nutrition में. Please remember this. एंड डाइजेशन आपको पहले ही बताया था कि मीनिंग ऑफ डाइजेशन क्या होता है. इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. सो डोंट राइट द मीनिंग ऑफ डाइजेशन हियर बिकॉज हमें ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में पढ़ना ही है. सो यू कैन जस्ट रिमेंबर इट फॉर द टाइम बीइंग. हम प्रॉपर डेफिनेशन इसकी होलोजोइक न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड टाइप ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हम पैरा वर्ड को बोलते हैं एट या फिर साइड बाय साइड, एंड सिटोस का मतलब होता है फूड. एट फूड का मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड पे ही बैठा रहता है. एट फूड, राइट. सो पैरासाइट हमेशा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहता है परमानेंटली जब तक वो जिंदा है. सो द डेफिनेशन ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट इट इज़ अ मोड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस or inside the body of another type of
ऑर्गेनिज्म, और जिस ऑर्गेनिज्म में वो रहता है उसको हम बोलते हैं होस्ट, राइट। जो ऑर्गेनिज्म ये न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं पैरासाइट, विच लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ द अदर होस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट। एंड जिसकी बॉडी पे रहता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। सो देयर आर टू टर्म्स, पैरासाइट एंड होस्ट। इफ इन द डेफिनेशन यू डोंट राइट द टर्म होस्ट, तो आपको उस डेफिनेशन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो होस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू रिमेंबर हियर। ना अगर आप इस डेफिनेशन में देखें, यहाँ पे क्या लिखा है कि पैरासाइट या तो होस्ट की बॉडी के सरफेस पे रहता है या बॉडी के अंदर रहता है। सो इफ द पैरासाइट लिव्स ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द होस्ट, उसको हम बोलते हैं एक्सोपैरासाइट। अगर वो बॉडी के अंदर रहता है होस्ट की, उसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। सो देयर आर टू टर्म्स, एक्सोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। इसका मीनिंग बता दिया मैंने आपको। एक्सोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के सरफेस पे रहेगा, एंडोपैरासाइट का मतलब जो बॉडी के अंदर रहेगा होस्ट के। फाइन, नॉट अ वेरी नेसेसरी point, but it reads like this: the parasite obtains nutrition directly from the body of the host. वो body के host से directly ही nutrition obtain करता है। And here are the examples of parasitic nutrition, that is Cuscuta या फिर अमरबेल। This is a plant, आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में। Cuscuta या फिर अमरबेल जो है ये क्या होता है, this is a plant, parasitic plant। इसका एक और नाम होता है डॉडर प्लांट। तो आप कस्क्यूटा अमरबेल के अलावा क्या नाम लिख सकते हैं इसका, DODDER, डॉडर प्लांट। तो कस्क्यूटा हो गया या फिर हिंदी में अमरबेल, ठीक है, इमेज में है। टिक्स आप सबको पता है, जनरली पेट डॉग्स तो नहीं, बट जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी बॉडी पे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम टिक्स बोलते हैं, राइट। लाइस प्लूरल है, सिंगल इज लाउस। तो लाउज या फिर लाइस जो होते हैं, ये हिंदी में उसको जू बोलते हैं, ठीक है। उसका तो मैंने यहाँ पे नहीं दिया है इमेज, बट यू ऑलरेडी नो कि लाइस क्या होते हैं। लीचेस, नीचे ब्लैक कलर का जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ अ लीच। इसका हिंदी में इसको हम बोलते हैं जोंक। सो लीच के बारे में आप सबको पता होगा, दैट इज़ अ ब्लड सकर। सो दिस इज़ अ पैरासाइट। एंड द लास्ट वन इज टेपवर्म। टेपवर्म इज ऑल्सो अ पैरासाइट जो कि हमारी बॉडी में रहता है। कौन से पार्ट में, इंटेस्टाइन में। दिस इज एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। सो वी कैन से कि एंडोपैरासाइट है ये टेपवर्म। सो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द पैरासाइट्स दैट यू शुड नो कि ये पैरासाइट्स जो हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं परमानेंट एसोसिएशन में, एंड उस ऑर्गेनिज्म का नाम होता है होस्ट। सो हमने इस वीडियो लेक्चर में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फिनिश किया है, एंड वी हैव स्टार्टेड अबाउट द हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हमने सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन कवर किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बी स्टडिंग अबाउट होलोजोइक न्यूट्रिशन, किस किस में होता है बहुत सारी चीज़ें, and that way the whole video lecture will be about holozoic nutrition only. So I am ending this lecture here. Thank you very much.